नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 12 तक देखा था। भाग 12 में मैंने आपको वसा के बारे में बताया था कि वसा का निर्माण किससे होता है। तो वसा का निर्माण वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अणु से होता है। फिर हमने आपको बताया था कि वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल के बारे में आपको भाग 12 के अंतर्गत बताया गया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे कि वसा का वर्गीकरण। अभी आपने वसा अम्ल का वर्गीकरण पढ़ा था कि वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल। लेकिन अब आप पढ़ेंगे वसा कितने प्रकार का होता है। लिपिड, आपने फैटी एसिड के प्रकार पढ़ा था भाग 12 में। भाग 13 के अंतर्गत आप लिपिड के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं। तो भाग 13 का टॉपिक यही है कि वसा का वर्गीकरण, लिपिड का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। टॉपिक शुरू करने से पहले जो भाग 12 में आपसे क्वेश्चन किया गया था उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन मैंने किया था कि वसा का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। तो वसा का हमारे शरीर में उपयोग क्या है, हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जंतुओं के शरीर में वसा कहाँ पर संचय होता है। तो जंतुओं के शरीर में वसा का संचयन त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में होता है। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि मूंगफली में कौन सा वसा अम्ल पाया जाता है। मूंगफली में एरेकिडिक वसा अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे मैंने चौथा क्वेश्चन किया था 1 ग्राम वसा के सेवन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा के सेवन से हमें 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था कि एक वसा अणु किससे मिलकर बना होता है। तो एक वसा अणु 1 ग्लिसरॉल के अणु और 3 वसा अम्लों यानी फैटी एसिड के अणुओं से मिलकर बना होता है। फिर आपसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि कौन से वसा अम्ल के सेवन से मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो संतृप्त वसा अम्ल के सेवन से मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। बस इतने क्वेश्चंस आपसे किए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं भाग 13 के टॉपिक पे जो कि है वसा का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो वसा को 3 प्रकार में बांटा गया है। वसा को 3 प्रकार में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, हमने आपको भाग 12 में वसा अम्ल के प्रकार बताया था और अब हम यहाँ भाग 13 में वसा के प्रकार बताएंगे। तो वसा के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल वसा, इंग्लिश में सिंपल लिपिड। दूसरा यौगिक वसा, कंपाउंड लिपिड्स। और तीसरा व्युत्पन्न वसा यानी डिराइव्ड लिपिड्स। बस आप पहले इतना लिख लीजिए कि वसा को 3 प्रकार में बांटा गया है, सरल वसा, यौगिक वसा, व्युत्पन्न वसा। अब आप हेडिंग डालेंगे सरल वसा। सिंपल लिपिड्स को सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल लिपिड में क्या क्या आते हैं। तो जो सरल वसा होती हैं इनके बारे में मुख्य रूप से कि इनका निर्माण किससे होता है। तो ऐसे वसा अम्ल का निर्माण या वसा अम्ल और किससे मिलकर, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल अथवा ग्लिसरॉल के बजाय अल्कोहल के जुड़ने से बनते हैं। अल्कोहल के जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, ऐसे वसा जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल के अलावा ये अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के जुड़ने से बनते हैं। के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वसा फैट जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं वसा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वसा लिखा है। पता नहीं क्यों इसको फैट को हिंदी में वसा कहा जा रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो याद रखेंगे ये वसा अलग है, इसे हम लिपिड कहते हैं, और ये है सिंपल वसा जिसे हम फैट कहते हैं। तो आप इंग्लिश याद रखेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसे हम लिपिड कहते हैं, ये है फैट, और जो वसा अम्ल होता है ये फैटी एसिड होता है। इन सब में आप डिफरेंस आप ज़रूर देखेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वसा क्या है
ये वसा क्या है, ये वसा क्या है, ये लिपिड है जो वृहत जैवाणु है, ये वसा है जो कि लिपिड के अंतर्गत आता है, फैट। अब इसमें क्या है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि यह कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस लगभग पर ठोस होता है, ठीक है, कमरे के तापमान पर ठोस होता है। मैंने आपको वसा अम्ल के बारे में बताया था ना, वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2, कौन कौन से बताया था, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल 2 बताए थे। फिर हमने इनके बारे में भी आपको बताया था कि संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक काफ़ी अधिक होता है और इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त वसा अम्ल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जा सकते हैं और इनका गलनांक क्या होता है, गलनांक इनका बहुत कम होता है। इसलिए जो संतृप्त वसा अम्ल होते हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर तेल होते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर ये जो फैट है ये कमरे के तापमान पर ठोस है, तो इस वसा में क्या मिलेगा, असंतृप्त वसा अम्ल मिलेगा या संतृप्त वसा अम्ल, बताइए। सही है, संतृप्त वसा अम्ल मिलेगा, क्योंकि संतृप्त वसा अम्ल का गलनांक ज़्यादा होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर नहीं गलेगा, इससे अधिक टेम्परेचर चाहिए तभी गलेगा, इसीलिए ये ठोस होता है। तो ऐसे सभी वसा अम्ल जो ठोस अवस्था में होते हैं उनमें संतृप्त वसा अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इनमें संतृप्त वसा अम्ल अधिक मिलता है। दूसरा, वसा के बाद तेल, ऑयल। आपको पता है कि तेल कमरे के तापमान पर तो तरल ही होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यह कमरे के तापमान पर तरल लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में होता है। अब बताइए, तरल है मतलब ये इनका गलनांक बहुत कम है, कमरे के तापमान पर ही ये गल जा रहे हैं, तो किसका गलनांक कम होता है, किसका गलनांक कम होता है, असंतृप्त वसा अम्ल का। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इनमें असंतृप्त वसा अम्ल ज़्यादा मिलता है, असंतृप्त वसा अम्ल अधिक मिलता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, तेल। ये सरल वसा के सब उदाहरण हैं, वसा, तेल। और सी आता है आपका मोम, वैक्स। वैक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वसा अम्ल के साथ साथ ग्लिसरॉल नहीं जुड़ता, इनमें वसा अम्ल और अल्कोहल के जुड़ने से बनते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल के बजाय अल्कोहल के जुड़ने से बनता है, अल्कोहल के जुड़ने से बनता है। इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे मोम के उदाहरण क्या हैं, ईयर वैक्स जो कान से निकलता है ना, कर्ण मोम जिसे कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कर्ण मोम, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ईयर वैक्स, या इसे हम सेरुमेन भी कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसे हम सेरुमेन कहते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया कर्ण मोम। और दूसरा, जो आप मोम देखते हैं, मोमबत्ती, वो भी क्या है, एक वसा है। वो मोमबत्ती जो बनाई जाती है वो मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, मोम। लेकिन ये जो मोम होता है उसे हम इंग्लिश में बीज वैक्स कहते हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया मोम, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका कर्ण मोम, और फिर तीसरा ऊन का तेल, ऊन तेल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वूल ऑयल, या इसे साइंटिफिक टर्म में हम कहा जाता है इसे लैनोलिन। फिर आता है चौथा सुबेरिन। ये इतने एग्जाम्पल हैं
मोम के, ठीक है, इतने एग्जाम्पल मोम के हैं। मोम के एग्जाम्पल कर्ड मोम, मोम, यून तेल और सुबेरिन, इतना आप नोट कर लीजिए बस। यह था आपका सरल वसा। सरल वसा में क्या होता है, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के बजाय अल्कोहल मिल सकता है। ऐसा वसा जिसमें वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिले तो ये सिंपल है। हो सकता है कि ग्लिसरॉल की जगह अल्कोहल मिले तब भी सिंपल है, तभी इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड। लेकिन अगर इनके अलावा और कुछ मिलता है, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, इनके अलावा भी और पदार्थ मिलता है, तब उसे हम सरल वसा नहीं कहेंगे। तब जो दूसरा वाला कैटेगरी है कौन सा, यौगिक वसा, तब हम क्या कहेंगे उसे, यौगिक वसा। तो अब हम पढ़ेंगे यौगिक वसा के बारे में। चलिए दूसरा देखते हैं, यौगिक वसा। सरल वसा के बारे में सारी बातें हो गई, अब लिख भी लीजिएगा इतने सारी चीज़ें। इसके बाद अब देखते हैं हम यौगिक वसा दूसरा प्रकार। जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड लिपिड कहते हैं। अब यौगिक वसा में क्या खास है, क्यों ये अलग है, तो यह वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल अथवा अल्कोहल के साथ साथ अन्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सरल वसा से अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सरल वसा तो सिर्फ वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या अल्कोहल से मिलकर बना होता था, लेकिन यौगिक वसा वसा अम्ल, ग्लिसरॉल या अल्कोहल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट या प्रोटीन इनके जुड़ने से भी बनता है। तो इस प्रकार के वसा को हम यौगिक वसा कहते हैं। इनका उदाहरण देखेंगे। पहला फास्फोलिपिड, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जाता है फास्फोलिपिड का। तो इनका निर्माण किससे होता है, तो यह वसा अम्ल व ग्लिसरॉल के साथ फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजन क्षार के मिलने से बनते हैं। नाइट्रोजन क्षार के मिलने से बनते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं, जैसे फास्फोलिपिड के उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसिथिन, सिफेलिन व प्लाज्मोजन आदि, ये इतने उदाहरण हैं फास्फोलिपिड के। नेक्स्ट बी देखते हैं। बी है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में आप लिखेंगे या वसा अम्ल व कार्बोहाइड्रेट के साथ नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, ठीक है। जबकि इनमें फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता।
यही डिफरेंस है, फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल भी है और नाइट्रोजन क्षार भी है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार तो है लेकिन फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। ग्लाइकोलिपिड में आप इतना लिखेंगे बस। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यौगिक वसा का, और यौगिक वसा क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आपका आता है तीसरा जो कि है व्युत्पन्न वसा, डिराइव्ड लिपिड। तो अब तीसरा हेडिंग डालेंगे आप व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड। इनमें क्या खास है, तो इसमें लिखेंगे ये वसा सरल वसा व अथवा व्युत्पन्न वसा के अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इनमें वसा अम्ल, अल्कोहल, मोनो व डाइग्लिसराइड, मोनोवा डाइग्लिसराइड, स्टीराइड, टर्पीन व अथवा कैरोटिनाइड, कैरोटिनाइड मिलता है। ठीक है, बस इसमें आप कुछ को आप देखेंगे, जैसे स्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है जो नीट में भी पूछा जाता है, कैरोटिनाइड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेरॉइड के बारे में। स्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका में स्वतंत्र रूप से मिलता है, लिखेंगे ये जंतु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से मिलता है। लिखेंगे आगे कुछ हार्मोन्स जैसे, कुछ हार्मोन्स जैसे कौन कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन हैं, तथा विटामिन डी का प्राथमिक पदार्थ होता है, प्राथमिक पदार्थ यानी प्रीकर्सर होता है। इम्पॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि स्टेरॉइड के एग्जाम्पल्स बताइए। तो स्टेरॉइड के एग्जाम्पल बहुत सारे हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ये फीमेल हार्मोन, ये मेल हार्मोन। तो पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन्स स्टेरॉइडल होते हैं, तो स्टेरॉइडल हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन भी है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैं बार बार रिपीट करूँगा, आप इसको मत भूलिएगा। जितने भी हार्मोन हैं और विटामिन डी का जो प्राथमिक पदार्थ है वो स्टेरॉइड होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि स्टेरॉइडल हार्मोन के एग्जाम्पल बताइए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब हम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखेंगे। चलिए, इतना नोट करने के बाद आप एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन का। कभी कभी इस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछते हैं ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का बना के प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से आपका एस्ट्रोजन का भी है फिगर। H3C और OH लिखेंगे ए टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का एक प्रकार। बस, तो ये हो गया स्टेरॉइड के बारे में। अब दूसरा आप हेडिंग डालेंगे कैरोटीनॉइड के बारे में। हमने कहा था आपसे कि व्युत्पन्न वसा में दो इम्पोर्टेंट हैं, एक आपका स्टेरॉइड और दूसरा कैरोटीनॉइड। चलिए कैरोटीनॉइड के बारे में लिखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पूछा जाता है कैरोटीनॉइड कहाँ पाया जाता है, तो ये कैरोटीनॉइड जो होता है ये पादप वर्णक है, प्लांट पिगमेंट। अब प्लांट्स में पाया जाता है, मेनली आप देखेंगे तो गाजर में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कैरेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। तो ये पादप वर्णक है। जंतु में भी पाया जाता है, लिखेंगे ये जंतु में भी पाया जाता है। तो जंतु में किस रूप में होता है, तो बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, बीटा कैरोटीन तथा लूटीन के रूप में भी होता है। बीटा कैरोटीन व लूटीन के रूप में पाया जाता है, और भी फॉर्म में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। तो इसमें से हम बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये कैसा होता है, पूछा जा सकता है आपसे। ये बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, CH3 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 CH3, ठीक है, बीटा कैरोटीन। इतना आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए। तो ये हो गया वसा का वर्गीकरण। वसा 3 प्रकार का मैंने आपको बताया, कौन कौन से, सरल वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। एग्जाम्पल के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको बता दिए गए। अब आप हेडिंग डालेंगे वसा व तेल के गुण। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख डालिए। वसा व तेल के गुण में पहला पॉइंट कि वसा जल में अघुलनशील परंतु कुछ विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन में ये घुलनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका क्वथनांक कार्बन संख्या की लंबाई व असंतृप्तता पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे वसा ऊष्मा के बुरे संचालक बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखेंगे लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसा के जल अपघटन से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एंजाइम का वर्क ही यही होता है कि जिससे बने होते हैं उसी में तोड़ दिए जाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वसा का निर्माण किससे होता है, वसा अम्ल से होता है, वसा अम्ल से और ग्लिसरॉल से होता है, इन दोनों के मिलने से होता है। और इनको डाइजेस्ट करने, मतलब वसा को डाइजेस्ट करने वाला, जो वसा को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज हमारे पेट में भी पाया जाता है लाइपेज। वो लाइपेज क्या करता है, इस वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। मतलब जिनसे ये बने हैं इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। वसा अम्ल अलग और ग्लिसरॉल अलग। अभी आपको बताया जाएगा आगे कि एंजाइम का एक्शन क्या होता है। एंजाइम का कार्य ही यही होता है कि वो तत्वों को तोड़ता है उस भाग में जिससे वो बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे यदि वसा को प्रकाश, वायु, ऊष्मा या नमी में अधिक समय तक रखा जाए
तो इसके गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, मतलब इनका गंध और स्वाद खराब हो जाता है। इसे रैंसिडिटी कहते हैं। तो आप इसे लिखेंगे रैंसिडिटी कहते हैं। अगर आपने देखा होगा खुले में अगर आप घी, तेल या कुछ भी है उसको अगर काफ़ी टाइम तक खुले में छोड़ दें तो ख़राब हो जाता है, उसका गंध और स्वाद दोनों परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम रैंसिडिटी कहते हैं। बस अब नेक्स्ट पॉइंट लास्ट वसा के बारे में आप लिखेंगे हेडिंग वसा के कार्य। वसा के कार्य क्या है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हेडिंग डाल के खाद्य पदार्थ के रूप में, और इसमें लिखेंगे कि वसा उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। 1 ग्राम वसा से हमें 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हेडिंग डालेंगे संचित पदार्थ। इसमें लिखेंगे कि यह जंतु व पौधों में संचित रूप में पाया जाता है। जंतुओं में यह त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में संचित होता है तथा पौधों में यह तेल गुलिकाओं, जिसे इंग्लिश में ऑयल ड्रॉपलेट्स कहते हैं, के रूप में पाया जाता है। जैसे बीज हो गया, कोई भी बीज जैसे मूंगफली, तिलहन, अलसी, बिनौला आदि में। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे ऊष्मा रोधी, हीट रेजिस्टेंट होता है। वसा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो लिखेंगे कि त्वचा के नीचे स्थित वसा हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। कहने का मतलब ये है कि जिनके शरीर में वसा अधिक मात्रा में होती है उनके शरीर से ऊष्मा बाहर जल्दी नहीं निकलती है। वैसे तो सभी के शरीर में पाई जाती है। तो ये क्या करती है, हीट रेजिस्टेंट होती है, हमारे शरीर के जो ऊष्मा है, अंदरूनी ऊष्मा है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, हीट रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे हार्मोन व विटामिन संश्लेषण। इसमें लिखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, फोलिक अम्ल तथा विटामिन डी आदि का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे वसा अम्ल अवशोषण, और इसमें आप लिखेंगे फास्फोलिपिड वसा अम्ल के अवशोषण व स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना आपने लिख लिया, बस बहुत है। वसा के बारे में संपूर्ण बातें आपका भाग 13 के अंतर्गत समाप्त होता है। अब इसके बाद भाग 14 में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि शायद है एटीपी, और फिर उसके बाद आपको एंजाइम्स के बारे में बताया जाएगा, एंजाइम्स के प्रकार और एंजाइम्स के कार्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, फास्फोलिपिड के उदाहरण बताइए। दूसरा क्वेश्चन, स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन, रैंसिडिटी किसे कहते हैं। बस इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आगे के पार्ट्स में जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।